इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम देख रहे थे, तो उसके अगले सीक्वेंस में एक डाउट आया था। एक बच्चे कमेंट करके पूछे थे कि 20% ब्लैक डैम्प रहने पे फ्लेम सेफ्टी लैम्प जलता रहता है, बट 3% CO2 होने पे ये फ्लेम सेफ्टी लैम्प बुझ क्यों जाता है। तो उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो ब्लैक डैम्प अगर 20% है तो वहाँ पर एयर कितना है, तो 80% है। 100 माइनस 20 80% है। तो ऑक्सीजन कितना रहता है, 1/5 ऑफ एयर, तो वो ऑक्सीजन हो जाएगा 16%। तो उसमें भी क्या होगा, फ्लेम सेफ्टी लैम्प बुझ जाएगा। ठीक है। बाकी CO2 3% रहने पे ही क्यों बुझ जाता है, तो CO2 का गैस का प्रॉपर्टी ही होता है कि वो आग को बुझा दे। तो लेबोरेटरी टेस्ट में हमको पता चला है कि जब एयर में 1% CO2 रहता है तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प का लाइट 30% घट जाता है। तो 3% CO2 रहेगा तो 90% लाइट करीब करीब घट जाएगा, तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प ऑलमोस्ट बुझ जाएगा। इसलिए 3% CO2 में फ्लेम सेफ्टी लैम्प बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि CO2 गैस का ये प्रॉपर्टी ही है कि वो आग को बुझा दे, इसलिए ये 3% CO2 में फ्लेम सेफ्टी लैम्प बुझ जाता है। ठीक है। 0.5% CO रहने पर मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 0.5% CO यानी 5000 ppm CO है। परमिसिबल लिमिट है 50 ppm। ये परमिसिबल लिमिट से बहुत ज़्यादा है। कितना, 100 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसमें आदमी 10 से 15 मिनट तक अगर काम करेगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। सेल्फ रेस्क्यूअर में कौन सी केमिकल रहता है, तो सेल्फ रेस्क्यूअर में जो केमिकल रहता है उसका नाम है हॉपकेलाइट। हॉपकेलाइट कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। तो सेल्फ रेस्क्यूअर का बेसिकली काम क्या है, क्या ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वियरर को, जो उसको पहन रहा है ये उसको ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करता है। सेल्फ रेस्क्यूअर एक एस्केप एपरेटस है जिसको यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पॉइजनस एयर या पॉइजनस एटमॉस्फेयर जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वैसे एटमॉस्फेयर से हम निकल सकते हैं। ये हॉपकेलाइट जो केमिकल रहता है ये क्या करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को CO2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो CO टॉक्सिक है लेकिन CO2 उतना टॉक्सिक नहीं है। फिर इसके पार्ट्स का नाम बताइए, तो इसका पार्ट्स कुछ कुछ है, जैसे नोज क्लिप है जिससे हम लोग नाक को दबाते हैं, हम लोग सांस इसमें माउथ से लेते हैं। फिर है एक्सपिरेटरी वल्व है जिससे कि हमारा छोड़ा हुआ सांस बाहर आता है। फिर माउथ पीस है जिसको हम लोग मुंह में लगाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एयर लेते हैं। फिर एक हीट एक्सचेंजर रहता है जो हीट को एक्सचेंज करता है, जो हम लोग गर्म हवा छोड़ते हैं उसको ठंडा करके वो एयर को कूल रखता है। फिर हॉपकेलाइट कैटलिस्ट है, ड्राइंग एजेंट रहता है। कोर्स ड्राइंग एजेंट क्या करता है कि एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। कोर्स डस्ट फिल्टर बैग, ये कोर्स डस्ट फिल्टर बैग क्या करता है कि जो बड़े साइज की डस्ट है उनको फिल्टर करता है, उनको हमारे ब्रीथिंग एयर में आने नहीं देता है। और फाइन डस्ट फिल्टर, तो फाइन डस्ट फिल्टर क्या होता है, कोर डस्ट फिल्टर के अंदर लगा रहता है कि और जो फाइन डस्ट है उसको, जो पतला डस्ट है वो छोटे साइज का डस्ट है उसको ये क्या करता है, फिल्टर करता है। तो सेल्फ रेस्क्यूअर हमेशा एक एस्केप एपरेटस है, इसको हमको ध्यान रखना है। ठीक है। सेल्फ रेस्क्यूअर में हम लोग बाहरी एटमॉस्फेयर के एयर पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर एयर में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर 2% से ज़्यादा एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वैसे केसेस में सेल्फ रेस्क्यूअर भी काम नहीं करेगा। डिग्री 2 गैसेस सीम किसे कहते हैं, तो इसका दो डिफिनेशन है कि जब मीथेन एमिशन रेट वो 1 मीटर क्यूब से 10 मीटर क्यूब के बीच हो पर टन ऑफ कोल माइन। अगर हम लोग 1 टन को कोल को माइन कर रहे हैं तो मीथेन एमिशन 1 मीटर क्यूब से 10 मीटर क्यूब के बीच अगर है तो वो डिग्री 2 गैसी माइंस है। डिग्री 1 गैसी माइंस में वो लेस देन 1 मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल माइंड है, और डिग्री 3 में 10 मीटर क्यूब से ज़्यादा मीथेन एमिशन है पर टन ऑफ कोल माइन। डिग्री 2 का एक दूसरा डिफिनेशन है कि परसेंटेज ऑफ इन्फ्लामेबल गैसेस इन जनरल बॉडी ऑफ एयर इज ग्रेटर देन 0.1%, तो उसको हम लोग डिग्री 2 गैसी माइंस बोलते हैं। ठीक है। आगे फिर है वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं, तो वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट वो पार्ट ऑफ माइन वर्किंग है जिसका एक सेपरेट इनटेक है और एक सेपरेट रिटर्न है। तो पहले हम लोग माइंस को क्या करते थे कि पूरा को एक साथ वर्क करते थे, अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज वर्किंग करते हैं या उसको पैनल वाइज करते हैं, बोर्ड एंड पिलर वर्किंग। तो उसमें क्या करते हैं, माइंस के बड़े एरिया को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देते हैं
और हर एक एरिया के एक एंट्री गेट होता है, एक एग्जिट गेट होता है। एंट्री गेट से फ्रेश एयर आता है और एग्जिट गेट से उस वेंटिलेशन एयर निकलता है बाहर, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वैसे एक स्मॉल पार्ट ऑफ माइन वर्किंग है जिसका एक सेपरेट इंटेक है और एक सेपरेट रिटर्न है। इस तरह से हम लोग वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन करते हैं। फिर है कि किन परिस्थितियों में कंबशन, एक्सप्लोजन तथा डिटोनेशन समान रहता है। तो सब में क्या होता है कि बर्निंग इफेक्ट होता है, सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। बस यही है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन वेव का जो वेलोसिटी रहता है वो वेरी करता है। तो जलने में वो 100 मीटर पर सेकंड से कम रहता है, डिटोनेशन में वो अराउंड 2000 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा रहता है, और एक्सप्लोजन में वो और भी ज़्यादा रहता है, मोर देन 3000, 4000, 5000, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ लो एक्सप्लोजिव और हाई एक्सप्लोजिव, ठीक है। और डिफर क्या करता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जो एक्सप्लोजन वेव है उसके स्पीड पे ये वेरी करता है। बाकी कॉमन क्या है, सबका रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। शुद्ध CO2 वाले वातावरण जिसमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, तेल सप्टी बत्ती के जलने में मदद नहीं कर सकता है। CO2 गैस का प्रॉपर्टी ही है कि वो आग को बुझा देता है। तो जहाँ जिस भी एयर में वहाँ कितना भी ऑक्सीजन हो, अगर वहाँ CO2 ज़्यादा है, 3% से ज़्यादा है, तो वहाँ आग नहीं जल पाएगा, फ्लेम सेफ्टी लैम्प बुझ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि CO2 गैस का प्रॉपर्टी है कि वो आग को बुझाता है। जैसे ऑक्सीजन गैस का प्रॉपर्टी है कि वो आग को जलने में मदद करता है, वैसे CO2 गैस का उल्टा प्रॉपर्टी है। तो अगर किसी एयर में ज़्यादा CO2 रहेगा तो वहाँ किसी भी तरह का आग जलना संभव नहीं है। यदि किसी वर्किंग प्लेस में मीथेन अथवा कार्बन डाइऑक्साइड होने की शंका है तो आप किन खास बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे? अगर कहीं पर मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो हम लोग उस एरिया में तुरंत क्या करेंगे, वेंटिलेशन एयर करंट या एयर का जो वेलोसिटी है उसको बढ़ा देंगे। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर सर्कुलेट होगा। तो मीथेन अगर है तो मीथेन भी डाइल्यूट होकर बाहर आ जाएगा, CO2 है तो वो भी डाइल्यूट हो जाएगा। किसी भी हालत में मीथेन को 1.25% से कम रखना है और CO2 को 0.5% से कम रखना, माइंस के किसी भी वर्किंग पार्ट में। गोफ एरिया जिसको हम लोग क्लोज कर दिए हैं, सील्ड ऑफ एरिया, वैसे में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कोई भी वर्किंग पार्ट जो माइंस का है या जहाँ से आदमी क्रॉस कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, वहाँ पर क्या करना है, मीथेन के परसेंटेज को 1.25% से ज़्यादा किसी भी स्थिति में नहीं रखना है। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सिलरी फैंस भी यूज़ कर सकते हैं, बूस्टर फैंस यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमको वहाँ पर एयर करेंट को या एयर क्वांटिटी को बढ़ाना है। एयर क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग को एयर वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ता है। उसके लिए हम लोग मेन फैन के स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। किन किन परिस्थितियों में आप भूमिगत खान में CO पाए जाने की उम्मीद करेंगे? तो अंडरग्राउंड माइंस में CO हमेशा पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 गैस भी बनेगा, CO गैस भी बनेगा। हाँ, अगर माइंस में कहीं आग लगा हुआ है या स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, उस केसेस में CO गैस ज़्यादा पाया जाएगा। गर्म गैस की मौजूदगी का पता करने के लिए आप तेल सेफ्टी बत्ती से कौन कौन सी जांच करेंगे? तो अगर सिर्फ मौजूदगी पता करना है तो उसके लिए एक्यूमुलेशन टेस्ट, जिसको हम लोग जमा जांच भी बोलते हैं, वो करेंगे। और गर्म गैस का अगर परसेंटेज बताना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज टेस्ट करेंगे। साधारण वातावरण वाली खान में हवा में मौजूद मीथेन की ज्वलनशीलता की सीमा क्या है? तो वो 5.4 से 14.8% है। मीथेन के संबंध में आप इग्निशन टेम्परेचर का अर्थ क्या समझते हैं? तो इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर भी कोई भी सब्सटेंस जलना स्टार्ट कर देता है। जैसे सपोज हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो पहले लकड़ी को आग के सामने रखते हैं तो धीरे धीरे लकड़ी गर्म होता है, उससे धुआं निकलना शुरू होता है, फिर और कुछ टाइम बाद उसमें ओपन फ्लेम, उसमें आग जलना दिखना शुरू होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। इग्निशन टेम्परेचर वो सब टेम्परेचर है जिसपे किसी सब्सटेंस में आग लग जाता है, जिस टेम्परेचर पे पहुंचने पे उसमें ओपन फ्लेम से वो आग लग जाता है, ठीक है। तो मीथेन का इग्निशन टेम्परेचर 650 से 750 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स के संबंध में फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर का वर्णन करें। तो फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर क्या है? माइंस में जितना भी हम लोग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो भी हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा है, सॉरी हाई वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, यानी वो हो सकता है 1100 वोल्ट पे कर रहा है, 440 वोल्ट पे कर रहा है, 3300 वोल्ट पे कर रहा है, ठीक है।
तो उन सब चीज़ को हम लोग एक कवर के अंदर डालते हैं। उस कवर का नाम होता है फ्लेम प्रूफ इनक्लोज़र। उस कवर का प्रॉपर्टी ये होता है कि मान लो कोई इक्विपमेंट है वो उसके अंदर है, और उस इक्विपमेंट में अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण एक्सप्लोजन हो जाता है तो उसमें एयर है, अगर एयर में मीथेन है तो क्या होगा कि एक्सप्लोजन होगा। लेकिन वो इक्विपमेंट क्या है, फ्लेम प्रूफ इनक्लोज़र के अंदर है, तो वहाँ जो एक्सप्लोजन हो रहा है तो वो एक्सप्लोजन वेव उस इनक्लोज़र को तोड़ के तुरंत बाहर के मीथेन को नहीं जलाएगा, उसमें आग नहीं पकड़ाएगा, ठीक है। तो वो एक्सप्लोजन जो होगा उसके कारण वो इनक्लोज़र मतलब एक कार्टून टाइप, जैसे टीवी एक कार्टून के अंदर आता है, उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को एक इनक्लोज़र के अंदर, एक कार्टून के अंदर डालते हैं। वो लोहे का कार्टून रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम प्रूफ इनक्लोज़र। तो उससे फिर क्या होगा कि वो एक्सप्लोजन, मीथेन एक्सप्लोजन होता है, फायर डैम्प एक्सप्लोजन अगर हो जाता है तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे उससे गर्म गैसेस बाहर निकलता है। तो उसमें प्रॉपर उसका कवरिंग किया जाता है, तो धीरे धीरे गैसेस बाहर निकलते हैं, तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाते हैं, तो उसमें उतना टेम्परेचर नहीं रहता कि सराउंडिंग मीथेन एयर मिक्सचर को वो जला पाए। तो फ्लेम प्रूफ इनक्लोज़र हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो जो भी बड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो ज़्यादा वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, जैसे ट्रांसफार्मर्स है, ऑक्सिलरी फैंस है, ठीक है, इन सब को हम लोग फ्लेम प्रूफ इनक्लोज़र के अंदर इंक्लूज किए रहते हैं। माइनिंग में कोवाट डायग्राम का क्या उपयोगिता है, तो कोवाट डायग्राम बताता है लोअर लिमिट ऑफ इन्फ्लामेबिलिटी ऑफ मीथेन एयर मिक्सचर। इस वर्ड को याद रखिएगा, ठीक है, कि मिनिमम कितना मीथेन अगर है 1% पे, सपोज 6% मीथेन है, तो उसको इग्नाइट करने के लिए हमको कितना परसेंट ऑक्सीजन चाहिए। देखो जनरल रूल है कि 12.5% से कम में मीथेन का एक्सप्लोजन नहीं होगा, मीथेन एयर का एक्सप्लोजन नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा मीथेन 12% है तो उस केस में 12.5% ऑक्सीजन पे एक्सप्लोजन नहीं होगा। कितना परसेंट ऑक्सीजन मिनिमम चाहिए तो हमको कहाँ से पता चलेगा, कोवाट डायग्राम से। तो इसका एक डिटेल हम वीडियो भी बना लिए, उसको भी आप लोग रिफ़र कर सकते हैं। और कोवाट डायग्राम बताता है 3 रीजन है, कौन सा एक्सप्लोजिव रीजन है, कौन सा मीथेन एयर मिक्सचर है, किस किस परसेंट में जिसमें एक्सप्लोजन होगा, किस परसेंट में एक्सप्लोजन होना संभव नहीं है, और कौन सा पोटेंशियली एक्सप्लोजिव है कि अगर कहीं से उसको सफिशिएंट एयर मिले तो वहाँ पर एक्सप्लोजन हो सकता है। अब भूमिगत खानों में गर्म गैस में आग लगने के क्या क्या कारण हैं, तो अगर फ्लेम सेफ्टी लैंप टूटा हो सकता है तो उसके कारण आग लग सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकता है, अंडरग्राउंड कहीं वेल्डिंग हो रहा हो उसके कारण आग लग सकता है, फ्रिक्शन के कारण आग लग सकता है, ब्लास्टिंग के कारण आग लग सकता है, कन्वेयर बेल्ट अगर स्लिप हो जाए तो उसके कारण आग लग सकता है। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकता है, फ्रिक्शन के कारण आग लग सकता है। तो बहुत से कारण हैं जिसके कारण आग लग सकता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मीथेन एयर मिक्सचर सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए, प्लस एक सोर्स ऑफ इग्निशन होना चाहिए। मल्टी गैस डिटेक्टर से कौन कौन सी गैस की जांच की जा सकती है, इसको याद रखिएगा। पहला है मीथेन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है ऑक्सीजन, और पांचवा है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस, ठीक है। 1.25% गैस मिलने पर आप क्या करेंगे, किसी भी पार्ट ऑफ माइंस या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर 1.25% मीथेन गैस है तो सबसे पहले हम लोग उस डिस्ट्रिक्ट का क्या करेंगे, बिजली काट देंगे। फिर वहाँ पर हम लोग वेंटिलेशन को अरेंज करेंगे, वहाँ वेंटिलेशन एयर का स्पीड बढ़ाएंगे और उस एरिया को सफिशिएंटली वेंटिलेट करेंगे तब तक जब तक कि मीथेन का परसेंटेज 1.25% से कम ना हो जाए। और हम लोग वैसे फेस पे जहाँ पर मीथेन का परसेंटेज 1.25% से ज़्यादा है वहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, ब्लास्टिंग को रोक देंगे। फिर आगे है कि प्रतिशत जांच से पहले फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत जांच से पहले मात्रा जांच क्यों की जाती है। तो प्रतिशत जांच को हम लोग परसेंटेज टेस्ट बोलते हैं और मात्रा को एक्यूमुलेशन टेस्ट बोलते हैं। तो एक्यूमुलेशन टेस्ट हम लोग करते हैं नॉर्मल फ्लेम के साथ, इसके लिए टेस्टिंग फ्लेम नहीं बनाते, इसको याद रखेंगे। एक्यूमुलेशन टेस्ट हम लोग नॉर्मल फ्लेम के साथ करते हैं। और फिर जैसे ही इसमें एक्यूमुलेशन टेस्ट में 2 कंडीशन हो सकता है, चाहे तो मीथेन 3% से ज़्यादा है या मीथेन 3% से कम है। मीथेन अगर 3% से ज़्यादा है तो हम लोग परसेंटेज टेस्ट करने के लिए नहीं जाते, डायरेक्टली हम लोग वहाँ पर एयर करेंट या एयर वेलोसिटी को बढ़ाते हैं ताकि मीथेन परसेंटेज अंदर कंट्रोल आए।
और अगर मीथेन हमको टेस्ट किए पता चल रहा है कि 3% से कम है तो हम लोग परसेंटेज टेस्ट के लिए जाते हैं। तो एक्यूमुलेशन टेस्ट नॉर्मल फ्लेम के साथ करते हैं। अब है कि एक्यूमुलेशन टेस्ट नॉर्मल फ्लेम के साथ क्यों करते हैं, क्योंकि नॉर्मल फ्लेम का जो सक्शन रेट रहता है वो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो जल्दी जल्दी हवा इवोपरेट बाहर जाता है, तो फ्रेश एयर स्पीड से आता है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, तो जल्दी हम लोग को पता चलता है। प्लस दूसरा क्या होता है कि मीथेन का बर्निंग फास्ट होता है, तो अंदर में प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन जो ग्लास के अंदर है उसमें प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन वो क्या है कि CH4 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो CO2 और वाटर वेपर देता है, तो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन से भर जाता है, तो ज़्यादा मीथेन होगा तो वो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। यही रीज़न है कि हम लोग एक्यूमुलेशन टेस्ट नॉर्मल फ्लेम के साथ करते हैं। और अगर एक्यूमुलेशन टेस्ट में स्प्रिंगिंग जंपिंग एक्शन ऑब्जर्व हो रहा है, फ्लेम को देख रहे हैं कि वो जंप कर रहा है, वो हिल डुल रहा है, इसका अर्थ क्या है कि मीथेन 3% से ज़्यादा है। फिर वहाँ परसेंटेज टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग परसेंटेज टेस्ट करने जाएंगे तो हो सकता है वहाँ आग लग जाए, एक्सप्लोजन हो जाए। ठीक है। जमा जांच के दरमियान गैस मिलने पर तेल सफ्टी बत्ती को अविलंब क्यों हटा लिया जाता है, कि जमा जांच के तो 3% से ज़्यादा मीथेन मिल रहा है, तो इसका अर्थ है कि अब वहाँ परसेंटेज टेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा अगर हम लोग वहाँ पर कोशिश करेंगे तो क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन का खतरा हो सकता है। तो जिस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे रूफ की ओर लैंप को ले जाते हैं, एक साथ सबसे पहले टॉप में ही लैंप को ले जाके परसेंटेज टेस्ट या एक्यूमुलेशन टेस्ट नहीं करते। तो जिस पॉइंट पे हमको लगा कि मीथेन बहुत ज़्यादा है तो और आगे हम लोग नहीं, और ऊपर हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैंप को नहीं ले जाते, हम लोग उस पॉइंट से ही मान लो ले गए, रूफ हाइट से 1 फीट नीचे ही अगर दिखने लगा कि स्प्रिंगिंग जंपिंग एक्शन हो रहा है यानी कि 3% से ज़्यादा है, तो हम लोग और ऊपर नहीं जाएंगे एक्यूमुलेशन टेस्ट करने के लिए। हम लोग धीरे धीरे लैंप को फ्लोर लेवल में ले आएंगे और फिर हम लोग लैंप को बंद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। और अगर ऊपर ले जाएंगे तो वहाँ और भी ज़्यादा होगा, 5%, 6%, 8%, तो वैसे में एक्सप्लोजन का खतरा बढ़ जाएगा। निम्नलिखित की जांच के लिए व्यवहार होने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो मीथेन गैस को हम लोग मिथेनोमीटर से कर सकते हैं और मल्टी गैस डिटेक्टर से कर सकते हैं। CO को हम लोग टॉक्सीमीटर से कर सकते हैं, CO डिटेक्टर से कर सकते हैं और मल्टी गैस डिटेक्टर से। ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग हाइग्रोमीटर से मेज़र करते हैं और हवा की गति यानी स्पीड ऑफ एयर उसको हम लोग वैन एनीमोमीटर, ठीक है, ANEMOMETER, वैन एनीमोमीटर से करते हैं। अचानक गैस फूट निकालने के विरुद्ध गैस की डिग्री के अनुसार कोयले सीमों के वर्गीकरण का कानूनी प्रावधान क्या है, तो वही डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 है। ठीक है। खूनी गैस से प्रभावित व्यक्ति को कैसे रेस्क्यू करेंगे, तो कोई अगर व्यक्ति CO गैस से पॉइजनिंग हो गया है, CO गैस में वो ज़्यादा टाइम तक काम कर लिया है तो वो थोड़ा पिंकिश दिखने लगता है, पिंक, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको तुरंत वहाँ से उठा के फ्रेश एयर बेस में लाएंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे उसके बॉडी से CO गैस बाहर आएगा और वो ठीक नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। गैस लगे व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे, तो यही फर्स्ट एड उसका वही है। ठीक है। और अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको चला के नहीं लाएंगे, उसको हम लोग स्ट्रेचर पे लेटा के लाएंगे। तो प्राथमिक उपचार यही है कि उसको हम लोग फ्रेश एयर बेस पे लाएंगे और उसको पल्मोटर रिवाइविंग एपरेटस को बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोग फ्रेश एयर या फ्रेश ऑक्सीजन उसको देंगे। सुरक्षा कवच में कौन सा केमिकल रहता है एवं कितने समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यही सुरक्षा कवच यही है, सेल्फ रेस्क्यूअर है। तो इसमें केमिकल होप्केलाइट रहता है, उसको हम लोग आधे घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन की मुख्य बातें क्या क्या हैं, तो वैसा कोई भी जगह जहाँ पर आदमी काम कर रहा हो वो या पास कर रहा हो तो वहाँ ऑक्सीजन मिनिमम 19% से कम नहीं होना चाहिए। मीथेन का परसेंटेज कहीं भी जनरल बॉडी ऑफ माइन एयर कि माइंस के किसी भी जगह पे मीथेन का परसेंटेज जो भी जनरल बॉडी ऑफ माइन एयर का अर्थ है कि माइंस के अंदर वैसा जगह जिसको हम लोग सील्ड ऑफ नहीं किए। ठीक है। तो वहाँ पर मीथेन का परसेंटेज 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और रिटर्न में मीथेन का परसेंटेज 0.75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। CO 50 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, CO2 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा
नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 33.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो वहाँ हम लोग एयर वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा करेंगे। बात समझ में आ रहा है। और हर चीज़ों को एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे और पीरियडिक उसका इंस्पेक्शन करते रहेंगे। हो सकता है एक आध पॉइंट छूटा होगा ना, तो उसको आप लोग स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन जो रेगुलेशन में दिया है उसको देख लेंगे। ओल्ड वर्किंग में ज्वलनशील एवं हानिकारक गैस संबंधी जांच तथा सावधानी का वर्णन करें। तो जब भी हम लोग ओल्ड वर्किंग करेंगे तो हो सकता है वहाँ H2S गैस हो, वहाँ मीथेन गैस हो, बहुत सारे गैसेस का एक्यूमुलेशन हो सकता है। तो हम लोग प्रॉपरली गैस को पहले जांच करेंगे, फिर ही हम लोग काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ओल्ड वर्किंग से अगर डीवाटरिंग हम लोग कर रहे हैं यानी पानी बाहर निकाल रहे हैं, तो जब जो पंप ऑपरेटर होगा वो फ्लेम सेफ्टी लैंप लेके बैठेगा और वो फ्लेम सेफ्टी लैंप को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करेगा। अगर वो बुझने लगता है यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है और भी पॉइजनस गैसेस हो सकता है, तो वहाँ से तुरंत निकलेगा। और भी वाटर में CO हो सकते हैं। तो ओल्ड वर्किंग में गैस का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग बहुत सावधानी से गैस को प्रॉपरली सैंपल करने के बाद ही करेंगे। और हम लोग इमरजेंसी के लिए सेल्फ रेस्क्यूअर, रिवाइविंग एपरेटस, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस, ये सबको साथ में लेकर के जाएंगे। हो सके तो एक आध रेस्क्यू टीम को भी हम लोग साथ में रखे रहेंगे कि कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है किसी को तो उसको रेस्क्यू कर पाए। बंद खान में पानी मारते समय क्या क्या सावधानियां लेंगे। तो पानी मारते समय अगर कोई कोयला गर्म है तो उस पर अगर हम लोग डायरेक्ट पानी मारेंगे तो हो सकता है वहाँ पर वाटर गैस एक्सप्लोज़न हो, क्योंकि गर्म कोयले पे अगर पानी जाएगा तो C+H2O CO+H2 बनता है जो कि वाटर गैस है। तो वाटर गैस एक्सप्लोज़न के कारण क्या होगा कि कोयला का टुकड़ा गोली के तरह टाइप आदमी को आके लग सकता है। तो फिर हम लोग उस बहुत ज़्यादा सावधानी वहाँ पर रखना पड़ेगा। आग या हीटिंग वाली एरिया को सील करते समय क्या क्या सावधानियां लेंगे। तो हम लोग कंटिन्यूसली एयर को मॉनिटर करते रहेंगे कि मीथेन और एयर का जो कंसंट्रेशन है वो कहीं एक्सप्लोजन लिमिट में ना आ रहा हो, 5.4 से 14.8, ठीक है। तो इस कारण हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश एयर को सप्लाई करते रहते हैं जब तक कि हम लोग एक परमानेंट स्टॉपिंग ना बना दे, ताकि एक्सप्लोजन का खतरा ना हो। स्टॉपिंग कितने प्रकार के हैं। तो टेम्प्रोरी स्टॉपिंग है, आइसोलेशन स्टॉपिंग है, परमानेंट स्टॉपिंग है, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग है। सबका डिटेल्स बुक से देख सकते हैं एक बार। FSL में तार की जाली का क्या काम है। 2 तार की जाली क्यों दी जाती है। तो देखो, तार की जाली इसलिए दी जाती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। अगर हम लोग जाली नहीं देंगे, सिर्फ डायरेक्ट उसको मेटल का या लोहा का बना देंगे तो उसका सरफेस एरिया कम रहेगा, इसलिए जाली दी जाती है। 2 जाली इसलिए दी जाती है कि एक जाली मान लो टूटा हुआ है तो दूसरा काम करे, और प्लस 2 जाली दे रहे हैं तो हीट रेडिएशन रेट क्या हो रहा है या हीट डिसिपेशन रेट, हीट को बाहर मतलब डिसिपेट करने का रेट डबल हो जा रहा है तो जल्दी ठंडा होगा। प्लस दोनों जाली के बीच क्या होता है, CO2 गैस भरा रहता है। तो उसमें क्या होता है, जो फ्रेश एयर टॉप फीड से आ रहा है वो फ्रेश एयर वहाँ पर नहीं जा पाएगा, नहीं तो क्या हो सकता है, वहाँ पर मीथेन गैस का एक्सप्लोजन होने का खतरा हो सकता है। कहाँ पर, तो दोनों जाली में, इसलिए हम लोग 2 जाली यूज़ करते हैं। गोफ के अंदर से धुआं निकल रहा है, आप क्या करेंगे। अगर गोफ के अंदर से धुआं निकल रहा है, या उसका अर्थ क्या है कि वहाँ पर आग और ज़्यादा बढ़ रहा है और ज़्यादा फैल रहा है। तो उसको बंद करने का एक ही तरीका है कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कहीं पर किसी एरिया से हवा अंदर लीक हो रहा होगा गोफ में, तो उस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली सील करने का कोशिश करेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक बार अंदर हवा नहीं जाएगा तो आग धीरे धीरे शांत हो जाएगा। प्रति व्यक्ति गैस ब्लीडिंग क्या है, इस पूरी प्रक्रिया प्रति व्यक्ति एवं प्रति टन उत्पादन के आधार पर खान में कितनी हवा भेजी जानी चाहिए। तो वही है कि प्रति व्यक्ति 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन, यानी कि एक आदमी के लिए 6 मीटर क्यूब पर मिनट हवा भेजना है, ठीक है। सपोज 100 आदमी काम कर रहा है तो हम लोग 600 मीटर क्यूब पर मिनट भेजेंगे। तो ये हम लोग आदमी की गणना लार्जेस्ट नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन जनरल शिफ्ट, जो सुबह वाला शिफ्ट होता है, ठीक है, 8 से 2 या 4 जो भी है, तो उसको हम लोग जनरल शिफ्ट बोलते हैं। तो जनरल शिफ्ट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन काम कर रहा है उसके हिसाब से 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन। और अगर कोल प्रोडक्शन मैकेनाइज्ड माइंस है, कोल प्रोडक्शन अगर है
ज़्यादा है तो उसके रेट उसमें क्या करेंगे 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन, यानी अगर हम लोग 100 टन निकाल रहे हैं तो 2.5 यानी कि 250 मीटर क्यूब एयर पर मिनट भेजेंगे। तो इन दोनों में से कैलकुलेट करेंगे, जो ज़्यादा होगा उतना भेजेंगे। खान में तापमान कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम है 33.5 डिग्री सेल्सियस, वेट बल्ब टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खान में हवा की गति सीम की डिग्री के अनुसार कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो हवा की गति 1 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए। और खान में वेंटिलेशन की आवश्यकता क्यों होती है, तो वेंटिलेशन की आवश्यकता इसलिए होती है तभी तो टेम्परेचर अंदर कंट्रोल रहेगा, फ्रेश एयर वर्कर्स को मिलता रहेगा, जो भी एक्सप्लोजिव गैसेस है उनका परसेंटेज सेफ लिमिट के अंदर रहेगा, ठीक है। प्लस पर्सन जो काम कर रहे हैं उनको कूल करने के लिए भी, उनको ठंडा रखने के लिए भी हवा बहुत ज़रूरी है। मुख्य पंखा किस जगह पर बैठाया जाता है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है, ये बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे।